हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्ज़ाम में इन दोनों अंतर में से एक अंतर आता है। तो आज हम इन्हीं अंतर को बहुत अच्छे से चित्र से समझेंगे। तो सारे बच्चे मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलें। तो आइए शुरू करते हैं हम अंतर। आइए शुरू करते हैं। हमारा अंतर है स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर। तो आप ये ध्यान दीजिए, पहले स्वपरागण और परपरागण कहलाता क्या है, तो मैं उसे चित्र के माध्यम से भी अंतर के बाद समझाऊंगी। तो देखिए, स्वपरागण का मतलब क्या है कि जो पुष्प के परागकण, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, स्व यानी स्वयं, पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो वो कहलाता स्वपरागण। और जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब गिरते हैं, तो वो कहलाता है परपरागण। ठीक है। अब अगला है, इस क्रिया के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। ये स्वपरागकण है, तो हमेशा याद रखना इसमें नर एवं मादा द्विलिंगी होना आवश्यक होगा। अगला है, इस क्रिया में एक लिंगी द्विलिंगी दोनों पुष्प होते हैं परपरागण में। ठीक है। अगला, इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वपरागण है, तो इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि कीट आए या कोई माध्यम आए तभी उसमें फूलों का खिलना या परागण की क्रिया हो, तो उसमें बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पर परपरागण में जल, वायु, कीट या जो भी माध्यम है, वो कोई ना कोई माध्यम चाहिए जिसके द्वारा ही परागण की क्रिया संपन्न होती है। अगला है, नर एवं मादा एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। तो जो स्वपरागण की क्रिया होती है, उसमें नर एवं मादा का एक ही समय पे परिपक्व होना आवश्यक है। पर परपरागण में नर व मादा का अलग अलग समय पे परिपक्व होते हैं। लास्ट है, जो स्वपरागण के जो पुष्प हैं वो आकर्षणहीन होते हैं, मतलब इतने सुंदर नहीं, वाइट कलर है, कलरलेस होते, तुम्हें वो उतने हमें आकर्षक नहीं लगते हैं, और उनमें किसी भी प्रकार की गंध यानी सुगंध नहीं होती है। पर जितने भी परपरागण के पुष्प होते हैं, उनमें आकर्षक, जैसे गुलाब का पुष्प और बहुत सारे ऐसे पुष्प है, सूरजमुखी, ये सब पुष्प जो होते हैं बहुत ही आकर्षक और सुगंधित होते हैं। उनकी सुगंध से ही हम पहचान लेंगे कि ये पुष्प इसका है। यदि हम नहीं देख पाए और आसपास रखे हैं, तो हम उनकी गंध से ही उसे पहचान लेते हैं। आइए अब हम चित्र से जानेंगे स्वपरागण और परपरागण को। बच्चे देखिए, स्वपरागण में ये पुष्प है, इस पुष्प में जो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र पर देखिए ये जो परागकण है, इस बीच से परागकण जो है, इस परागकण इस तरह एंथर, देखिए एंथर में से पोलन ग्रेन पे ये देखो परागकण जो है वो दूसरी वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। तो पुष्प एक ही है, उसी के वर्तिकाग्र पर ही जा रहे हैं। तो जब एक ही पुष्प के में जब जो परागकण है वो दूसरी वर्तिका पर जाते हैं, पहुंचते हैं उसी पे ही, स्वयं उसी पुष्प में है, तो वो कहलाता है स्वपरागण, क्योंकि उसी पुष्प पे ये प्रक्रिया हो रहा है। अब हम जानेंगे कि परपरागण में क्या होता है। अब देखिए, परपरागण में क्या है, एक पुष्प दूसरा है और दूसरा पुष्प दूसरा है। अब दो पुष्प हैं, एक पुष्प का परागकण दूसरे परागकण पे जाके बैठता है, या कीट होता है, कोई माध्यम कीट होता है, तो वो कीट के माध्यम से जाता है और उसमें वर्तिकाग्र पर जाके ये परागकण गिरते हैं, और उसमें जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो युग्म, उसमें परागनलिका बनती है। परागनलिका के बाद उसमें जो अन्य प्रोसेस होती है और युग्मक बनने की क्रिया कहलाती है, तो ये कहलाता है परपरागण। अब आइए हम जानेंगे कि लैंगिक अनैंगिक जनन में क्या अंतर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। तो
हमने आपको बहुत अच्छे से गुण सहित आपको बताया है इस जनन में अंतर में, क्योंकि अगर आप इन गुणों को ही याद कर लेंगे तो आपसे अंतर बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, लैंगिक जनन में सबसे पहले हेडिंग है जनक। तो उसकी समझ में आ रहा है हेडिंग से कि इस क्रिया में केवल नर व मादा दोनों ही जनक की आवश्यकता होती है। पर अलैंगिक जनन में देख रहे हैं इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो आपको हेडिंग याद हो गई जनक, तो आप याद रखिए लैंगिक है नर मादा चाहिए, और अलैंगिक है यानी केवल एक ही जनक चाहिए। तो आप जनक याद करिए, बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। दूसरा है युग्मक। इस क्रिया में यानी लैंगिक क्रिया में युग्मक बनते हैं। युग्मनज की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, क्योंकि लैंगिक जनन है। अब अगला है इसमें कि इस क्रिया में युग्मक नहीं बनते, तो अलैंगिक में युग्मक नहीं बनेंगे बच्चों। अगला थर्ड है निषेचन। तो लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया ही तो युग्मक बने। अब हम अलैंगिक में देखते हैं कि निषेचन की क्रिया नहीं होती है, या नहीं चाहे बेटा छुप गया है तो वो उसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला है विभाजन। तो जो लैंगिक विभाजन होता है या लैंगिक जनन जो होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। अर्धसूत्री विभाजन से ही गुणों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, पर अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता। अगला है भिन्नता। तो लैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होगी तो उनमें भिन्नता पाई जाएगी, क्योंकि जो माता पिता से जो गुण हैं वो हूबहू तो जाते हैं, पर आसपास के वातावरण या गुणसूत्रों में या जीन में परिवर्तन होते हैं, तो उन संतति में भिन्नता पाई जाती है। पर पौधों में अलैंगिक जनन या छोटे जीवों में जब अलैंगिक जनन हो रहा है तो उनमें भिन्नता नहीं पाई जाती। जो प्लांट है उसके पूरे कैरेक्टर उसकी संतति में पाए जाते हैं, तो उनमें भिन्नता नहीं पाई जाएगी। तो ये दो अंतर आज पढ़े हमने। अब अगले वीडियो में मैं अगला नया चैप्टर लाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगले वीडियो में मिलते हैं।